वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए हैं, आई होप वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी अगर डाउट आपको लगता है तो लाइव कनेक्ट होकर तुरंत आप अपने डाउट को रिजॉल्व करिए, बिकॉज यहाँ से आपको 101% मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस जो यहाँ से नहीं मिलेंगे वो आपको फिर चैप्टर वाइज मिलेंगे, है ना? तो हम लोग दोनों ही तरीके से कॉन्सेप्ट और एज वेल एज क्वेश्चंस दोनों ही तरीके से पकड़ बनाकर चल रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइज आज के सेशन को। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 121। तो 120 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, ये रहा 121। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर को सोचें, क्योंकि अब 120 क्वेश्चंस कर लेने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। उसी कॉन्फिडेंस को आपको बना के रखना है और आगे वाले क्वेश्चंस को पढ़कर बहुत अच्छे से आंसर आपको देना होगा। तो चलिए पढ़िए। What is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing a text document? यानी आपको एक टर्म बताना है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर या रिट्रीव करने के लिए करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, वेब डिज़ाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, उसमें कोई भी एडिटिंग हो, कोई भी फॉर्मेटिंग हो, कुछ भी स्टोर करना हो, डेटा को रिट्रीव यानी फेच करना हो या प्रिंट करना हो, इसके लिए करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक in which a hostile client repeatedly sends sync packets to every port on the server using fake IP address। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिनाइल ऑफ सर्विस का। इसको पहले हम समझते हैं ये क्या होता है। देखिए DOS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, या फिर DDoS भी हम इसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस। इसके तहत होता क्या है कि जैसे नेटवर्क में कोई वेबसाइट है, अगर उस वेबसाइट को हमें रोकना है, जैसे IRCTC की वेबसाइट है, इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट को अगर हम रोकना चाहते हैं, और सपोज करिए कि मैं एक हैकर हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस वेबसाइट पर इतना लोड डाल दूंगा कि वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। यही तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को स्लो करने का। जैसे कि आप देखते हैं जब आप फॉर्म फिल करने लगते हैं तो कई बार आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता, कई बार एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक समय पर कई सारे कैंडिडेट्स उस फॉर्म को फिल करने लगते हैं। वैसे ही हैकर भी यही करता है। अगर उसे किसी भी वेबसाइट को डाउन करना होता है तो वो क्या करता है? उसके ऊपर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है, और इस रिक्वेस्ट भेजने के तरीके को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS या DDoS। और ऐसा करके वो क्या करता है? किसी भी वेबसाइट को बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है, क्योंकि वो वेबसाइट फिर रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। और फिर शट डाउन करने के बाद में उस वेबसाइट के डेटा को लीक कर लेता है, यानी उस वेबसाइट के डेटा को हैक कर लेता है। इस तरीके से कोई भी वेबसाइट हमारी हैक होती है ना? तो हैक होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, पहले उसको डाउन करो और फिर उसको हैक करो। तो इसी को हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि सेंड सिंक पैकेट टू एवरी पोर्ट ऑन दी सर्वर, यानी लगातार पैकेट्स भेजते रहते हैं, यानी लगातार उसके पास रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। और इस तरीके के क्राइम को, इस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है सिंक फ्लडिंग। सिंक फ्लडिंग। तो आंसर होगा आपका थर्ड इज द करेक्ट वन। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में आता है कि किसी भी वेबसाइट को ओवरलोड करने के लिए, बिजी करने के लिए जो अटैक होता है, उस अटैक को क्या बोलते हैं? तो इस केस में जो अटैक है दैट इज कॉल्ड एज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखिएगा। A set of rules for telling the computer
व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड। यानी हमें कंप्यूटर को बताना है कि तुम्हें क्या करना है। और देखिए अक्सर हम ही कंप्यूटर को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। कंप्यूटर का खुद का ब्रेन तो नहीं होता, वो खुद तो नहीं सोच सकता, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर हम किस में बनाते हैं? तो आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं, सी, सी प्लस प्लस। और इसके थ्रू हम मशीन को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, राइट। तो आंसर यहां पर क्या होगा? सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो टूल्स हैं जिसकी मदद से, वो रूल्स हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। कह रहा है पावर पॉइंट में हम हेडर को भी ऐड कर सकते हैं, फुटर को भी ऐड कर सकते हैं। हेडर में हम हेडिंग को रखते हैं, जबकि फुटर में हम कई बार पेज नंबर लिखते हैं। जैसे अगर पेज नंबर हमें मेंशन करना है तो उसके लिए फुटर हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है। वैसे हेडर में भी हम लिख सकते हैं पेज नंबर को, लेकिन हेडर सेक्शन में ज़्यादातर हेडिंग को रखा जाता है, तभी उसे हेडर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टेक्स्ट ग्रुप। यानी हम क्या करेंगे? पावर पॉइंट में जाएंगे और हेडर और फुटर के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और वहां पर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हम जाएंगे, जहां पर हम हेडर और फुटर बटन को ऐड कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इन व्हाट ग्रुप? इन टेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट देखिएगा, अब प्रोग्राम ईदर टॉक और म्यूजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या रहा है? वो प्रोग्राम जो या तो टॉक करता है या म्यूजिक के फॉर्म में है, दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड, जिसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट पर। इट इज कॉल्ड ओवर द इंटरनेट, इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? विकी, ब्रॉडकास्ट, वॉडकास्ट, ब्लॉग या पॉडकास्ट। तो देखिए कभी भी एग्जाम में टॉक और म्यूजिक की बात हो रही होगी या सिर्फ ऑडियो की बात हो रही होगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड पॉडकास्टिंग। ये होता है आपका पॉडकास्ट। हम आपको पॉडकास्ट बना के दिखाते हैं। देखिए अभी हम आपके सामने, आपको हम दिख रहे हैं, मेरी वॉइस भी आप तक पहुंच रही है। ये क्या है? तो अगर कोई ऑडियो और वीडियो दोनों मैनर में आपको दिख रहा है और आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो ये होता है ब्रॉडकास्ट। यानी इस समय हम क्या कर रहे हैं? ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर हम यहां पर अपने चेहरे को क्या करें? छुपा लें। हम यहां पर अपने आप को क्या कर लें गाइस? ये हमने अपने आप को हाइड कर लिया। अब आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, मेरी सिर्फ वॉइस सुन पा रहे हैं। अब ये क्या हो गया? अब ये पॉडकास्ट हो गया। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? तो ज्यादातर रेडियोस के फॉर्म में जब आप सुनते हैं किसी को, तो वो क्या होता है? पॉडकास्टिंग। और जब हम सामने आकर कोई चीज डील आउट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इसको याद रखिएगा। ये पॉपुलर कब हुआ? देखिए जैसे हमारे इंडिया में यूट्यूब बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वैसे ही यूएसए में पॉडकास्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर बिना फेस के शूट किया जाता है ज़्यादातर चीज़ें। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड पॉडकास्ट। और कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसपे हम पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे हम ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूट्यूब है, हम जूम पर भी कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट। वैसे ही पॉडकास्ट करने के लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको कि पॉडकास्ट क्या होता है? अब यहां पर एक चीज लिखिए, विकी। विकी का मतलब होता है विकीपीडिया। और आप जानते हैं विकीपीडिया क्या है? जहां पर सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी चीज के बारे में गिवन हो, दैट इज कॉल्ड विकीपीडिया। ब्रॉडकास्ट समझ में आ गया। वॉडकास्ट कुछ भी नहीं होता है, ये गलत टर्म है। जबकि ब्लॉग क्या होता है? जब हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं, देखते हैं या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग। ठीक है। पर्सनल ब्लॉग होते हैं लोगों के, जहां पर लोग अपने बारे में लिखते हैं, है ना। या फिर देखिए वेबसाइट और ब्लॉग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों एक तरीके से सिमिलर ही होती हैं। वेबसाइट और ब्लॉग में मेन अंतर आप ये कह सकते हैं कि ब्लॉग किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर होता है, जबकि वेबसाइट कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज करिए कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है,
तो आप क्या कहेंगे कि मेरा पर्सनल ब्लॉग है, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं अपने बारे में लिखता हूँ, है ना, तो ये ब्लॉग होता है। और जब आप यानी किसी भी चीज़ के बारे में देते हैं, जब आप सपोज करिए कि मेरी एक वेबसाइट है ना, तो जहाँ आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। जहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, जहाँ एक रजिस्टर का ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। अब जब हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो एक और टर्म समझिएगा यहाँ पर, एक होता है वेब पोर्टल और एक होता है वेबसाइट। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पोर्टल? एनीवन गाइस? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, वेब पोर्टल क्या होता है? जैसे वेब पोर्टल वो होता है जिसके अंदर आप जाकर, जैसे सपोज करिए कहीं पर यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, आपने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, फिर उसके अंदर आप एंटर हुए, ये क्या है, ये वेब पोर्टल है। वेबसाइट मतलब जिस पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहां आपको रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट ना हो, वो वेबसाइट होती है। और जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, आप वेब पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, है ना। शायद आज से पहले आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता होगा। हाँ, बिल्कुल सही, मयंक जी यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि पोर्टल में लॉगिन पासवर्ड मांगा जाता है ना, जबकि वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट के अंदर ही कई बार आपको वेब पोर्टल भी देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज करिए आप फेसबुक पर गए, फेसबुक क्या है, फेसबुक वेबसाइट है या वेब पोर्टल है? सही मायने में अगर हम देखें तो फेसबुक हमारी क्या है, वेब पोर्टल है, वेबसाइट नहीं। क्योंकि फेसबुक पर जैसे ही आप जाते हैं तो वो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड वेब पोर्टल। और अगर हम आपसे कहें कि सपोज करिए यू कैन से किसी भी ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे हम पीएमओ की वेबसाइट पर जाते हैं या एसएससी की वेबसाइट पर जाते हैं या किसी भी यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, है ना, नो मोर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, डाउनलोड्स। तो ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर हम कंटेंट जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही लॉगिन करते हैं वो बन जाता है हमारा वेब पोर्टल। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल सही, जीएसटी पोर्टल, है ना, कॉमर्स वाले हैं आप लोग, तो जीएसटी पोर्टल बिल्कुल सही आपने कहा, वेरी गुड, अपनी फील्ड से रिलेट करते हुए। नेक्स्ट देखिएगा, तो खूब लगता है टैक्स वैक्स भरते हैं। हाँ मयंक, टैक्स भरते हो या टैक्स भरने से बचाते हो, है ना, दोनों में से ही कुछ एक होगा, तभी जीएसटी पोर्टल याद आया है। तो what is the name given to those application that combine text, sound, graphics, motion, video and और animation? बताइए। ये आपका मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आता हुआ, तो आप जानते हैं एक टॉपिक आपके में है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो और एनिमेशन, ये सब आपके क्या है, मल्टीमीडिया है। बचाते हैं, हाँ, तो कॉमर्स वाले बचाते ही हैं, हर समय दूसरों की नैया जो डूब रही होती है ना, उनको बचाने में ही काम करते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए, तो मल्टीमीडिया का मतलब आप समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट रिफर्स टू अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकुलर डिजाइन? कह रहा है सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकुलर डिजाइन, यानी एक डिजाइन के कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, की फेस, फॉर्मेशन, कैलीग्राफ, स्टेंसिल या टाइप फेस? तो आंसर यहां पर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज कैलीग्राफ। कैलीग्राफ, जैसे आपने कैलीग्राफी का नाम सुना होगा, जैसे हैंड रिटन, ऐसा लगता है कि जैसे हाथ से लिखा गया है, लेकिन होता है वो डिजिटल फॉन्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने हाथों से उसको लिखा है। तो इस तरीके का जो फॉन्ट होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में दिखता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कैलीग्राफ। वेरी गुड, तो रचना जी का आंसर आया है कैलीग्राफ। मयंक तिवारी जी भी कह रहे हैं कि कैलीग्राफ यहां पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चंगा जी बढ़िया। नेक्स्ट देखिए,
डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा। कह रहा है डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। आप अपनी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या आपका ईमेल किसी डिवाइस पर डिपेंडेंट है? जैसे सपोज करिए कि आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल अगर घर पर रह जाता है और आप किसी सपोज करिए फॉरेन कंट्री पहुंच जाते हैं, तो क्या आप वहां से अपनी ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल कर पाएंगे। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, कहीं पर भी आप कैफे में जाएंगे, कहीं पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, आप तुरंत अपनी ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे। और ये किसके बदौलत हो पाया? तो आंसर है दिस इज विद द हेल्प ऑफ वेब मेल इंटरफेस। क्या होगा? वेब मेल इंटरफेस यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए दो चीजें होती हैं यहां पर। एक होता है ईमेल क्लाइंट, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रुकिए हम इसको समझा ही देते हैं अच्छे से। एक सेकेंड। हाँ, यहां समझिएगा जरा इसको। देखिए एक होता है आपका ईमेल क्लाइंट, दिख रहा है ना अच्छे से? दिख रहा है तो हाँ बोलिएगा, नहीं दिख रहा है तो भी हाँ बोलिएगा। ईमेल क्लाइंट, एक होता है ईमेल क्लाइंट और दूसरा होता है वेब मेल इंटरफेस। इन दोनों में अंतर समझ जाइएगा। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ईमेल क्लाइंट क्या होता है? ईमेल क्लाइंट का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम मेल को एक्सेस करते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं? यानी अगर आपको ईमेल को एक्सेस करने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करवाएं और उस पर मेल आए तो दैट इज कॉल्ड ईमेल क्लाइंट। जैसे इसका एग्जांपल है MS आउटलुक, बहुत फेमस है। अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा, कहीं पर वर्क कर रहे होंगे अगर आप, तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां पर MS आउटलुक का ही यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, फायरफॉक्स का भी है, मोजिला का भी है, मोजिला मेल। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप मेल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें अलग क्या है? इसमें आपकी सिस्टम पर डिपेंडेंसी है। बोलो है या नहीं? अगर ये सपोज करिए ये लैपटॉप अगर आपसे रह गया, इस लैपटॉप पर आपका सपोज करिए MS आउटलुक इंस्टॉल था, और अगर ये आपका रह गया तो क्या आप इस मेल को कहीं दूसरी जगह से एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर है नो। गेटिंग द पॉइंट? तो ये आपका सिस्टम स्पेसिफिक होता है, ये है यहां पर शर्त। तो इसे हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। वेब मेल इंटरफेस क्या है? जो आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाए, ऑनलाइन एक्सेस 24/7 है ना, यानी कभी भी एक्सेस कर पाए, कहीं भी एक्सेस कर पाए 24/7 वाया इंटरनेट। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड वेब मेल इंटरफेस। जैसे जीमेल, याहू, रेडिफ, है ना, ये सब जितने भी होते हैं आपके, ये सब क्या है आपके? दिस इज कॉल्ड वेब मेल इंटरफेस। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ईमेल क्लाइंट है, अमंग दीज नेम द ईमेल क्लाइंट। तो याद रखिएगा इस केस में आपको आंसर जो मिलेगा वो MS आउटलुक मिलेगा। ठीक, आपको दिया होगा जीमेल, याहू, रेडिफ, MS आउटलुक, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा क्लाइंट के केस में? आउटलुक। पर अगर आपको पूछा जाए कि वेब मेल इंटरफेस कौन सा है, तो इसका मतलब जीमेल, याहू, रेडिफ ये सब आपके वेब मेल इंटरफेस हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। अ डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। आप अपनी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? वेब मेल इंटरफेस। देखो अब ज्यादा समझ में आया होगा। यस और नो?
वेरी गुड, आगे देखिए। चलिए जनाब बढ़ते चलते हैं आगे। इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। कह रहा है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक कॉल को, मोर देन वन कॉल यानी एक से ज्यादा कॉल को एक ही लाइन पर भेज सकते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? देखो समझते हैं क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सपोज करो पर्सन 1 है ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक पर्सन 2 है, एक पर्सन आपका क्या है 3 है। ये सब मिलके, ये भी, ये भाई साहब भी और ये भाई साहब भी, ये तीनों मिलके एक पर्सन को कॉल कर रहे हैं, वो है Z। ठीक, ये 3 अलग अलग पर्सन हैं। पर्सन 1 ने Z को कॉल लगाया, पर्सन 2 ने भी क्या किया, Z को कॉल लगाया, पर्सन 3 ने भी क्या किया, Z को कॉल लगाया। तो मोर देन वन कॉल, एक से ज्यादा इनपुट यहां से जा रहे हैं, है ना, और एक ही लाइन से जा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग लाइन का यूज नहीं होगा। इनके लिए जो लाइन यूज हो रही है वो क्या है, सिंगल है, सिंगल लाइन। तो पर्सन आपके यही हैं, लेकिन लाइन यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, दैट इज अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन का यूज करते हुए तीनों लोग कॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब क्या होता है, क्या इन तीनों की कॉल लग जाएगी? आंसर है नहीं। किसी एक की कॉल एक समय पे लगेगी और बाकियों की नहीं लगेगी, बाकी का वेटिंग दिखाएगा, है ना, अगर रिसीव हो गया है, या आउट ऑफ द कवरेज एरिया भी बोल सकता है, डिपेंड। कह रहा है इस प्रोसेस में क्या होता है, जब एक से ज्यादा लोग कॉल करते हैं किसी भी पर्सन को एक ही लाइन का यूज करते हुए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है ना, ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे आप लोग देखते हैं कि आपके घरों के नीचे तारें बिछी होती हैं, है ना, अंडरग्राउंड फिटिंग्स होती हैं आजकल सारी। तो जितने भी कनेक्शन वाली तारें होती हैं वो सब अंडरग्राउंड होती हैं, और उसी के मदद से आप किसी भी कॉल को रिसीव कर सकते हैं या ट्रांसफर करते हैं। तो एक आउटपुट होता है और कई सारे इनपुट होते हैं इस केस में, इसे बोलते हैं क्या, मल्टीप्लेक्सिंग। अब यहां पर क्या होता है, जब जैसे ही पर्सन 1 ने कॉल की, अब यहां पर यूज होता है मल्टीप्लेक्सर का, जो आपकी कॉल को फॉरवर्ड करता है। और जब सामने वाला कॉल रिसीव कर लेता है तो वहां पर यूज होता है किसका, डीमल्टीप्लेक्सर का। तो जहां पर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का यूज होता है, दिस होल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग। इसी को हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पर आता हुआ, बिल्कुल इसका आंसर भी हम दे देते हैं, एक सेकेंड। वेरी गुड। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट अबाउट हॉटमेल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हॉटमेल क्या होता है ना, इसका भी आंसर ले लो। देखो सबसे पहला हॉटमेल का ये समझो कि हॉटमेल मिस्टर सबीर भाटिया जी ने बनाया है। ये क्या है, भारतीय हैं, इंडियन है। इंडिया में सबसे पहला जो मेल आया है ना, इंडिया में जो सबसे पहला मेल आया, उस मेल का नाम क्या था, हॉटमेल। ठीक, किसने बनाया था, सबीर भाटिया ने। ये बहुत फेमस हो रहा था, बहुत फेमस हो रहा था। माइक्रोसॉफ्ट की निगाह पड़ गई। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, हॉटमेल तो बड़ा काम की चीज है, इसको क्यों ना खरीद लें। तो माइक्रोसॉफ्ट मिस्टर बिल गेट्स गए किसके पास, सबीर भैया के पास, और कहते हैं सबीर जी ये हॉटमेल मुझे दे दो ठाकुर। क्या बोलते हैं, ये हॉटमेल मुझे दे दो ठाकुर। उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए, लेकिन इसके बदले आपको कुछ अमाउंट देना होगा। बिल गेट्स ने कहा देखो पैसे की तो चिंता तुम करो ना, है ना, तुम बिल गेट्स से बात कर रहे हो, हल्के फुल्के इंसान से बात कर नहीं रहे हो, बस तुम हमें ये दे दो, बाकी जितने खोखे तुम कहोगे उतने खोखे हम दे देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये डील इन दोनों के बीच में हो गई और हॉटमेल बिक गया माइक्रोसॉफ्ट के हाथों। माइक्रोसॉफ्ट के पास जैसे ही हॉटमेल आया, माइक्रोसॉफ्ट ने योगी जी के रास्तों पर चलने लगे और तुरंत हॉटमेल का नाम बदल दिया। हॉटमेल का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया,
इन्होंने हॉटमेल का नाम बदल के कर दिया MS आउटलुक। तो MS आउटलुक और कुछ नहीं है, ये हॉटमेल ही है और इसका नाम बदल के क्या हो गया है, MS आउटलुक हो गया है। राइट, समझ में आ गई बात यहां तक? रचना जी, क्या ये क्लियर हुआ कि हॉटमेल क्या है? चलिए, वेरी गुड। तो ये भी क्लियर हो चुका है आपको यहां तक कि मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। एल्गोरिथम में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, एल्गोरिथम होती क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। एल्गोरिथम मतलब इंग्लिश में कुछ लाइंस लिख देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये एल्गोरिथम है। फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, डायग्राम वैग्राम से मस्त तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है फ्लो चार्ट, है ना, एरो शेरो बना के बहुत बढ़िया तरीके से, वो फ्लो चार्ट है। कह रहा है अगर एल्गोरिथम में कोई मिस्टेक हो जाती है, और एल्गोरिथम में कोई मिस्टेक होगी तो क्या होगा, ब्लंडर होगा, क्योंकि इसके बाद फ्लो चार्ट जो बनेगा, है ना, वो भी घटनाग्रस्त होगा, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर बनेगा, है ना, वो भी त्राही त्राही करेगा। आप समझ रहे हैं रीजन क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम ही गलत बन गई है। इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एरर। अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड एज लॉजिकल एरर। वेरी गुड, शानदार, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ टेक्निक दैट मेक्स द रैम अपीयर लार्जर देन इट इज। अब ये तो आप बताइए, क्योंकि ये हम बहुत ही प्यार से आपको समझा चुके हैं, तो ये अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ जुड़े हुए हैं वो सब इसका आंसर करेंगे। तो ये टेक्निक है जिसकी मदद से हम रैम के साइज को बढ़ाते हैं। बाइट मैपिंग है, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग है, रैम है, रोम है, या वर्चुअल मेमोरी है, बताइए। तो बिल्कुल सही इसका आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे। द करेक्ट आंसर इज VM, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी ही वो कॉन्सेप्ट है जिससे रैम को लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं कम साइज होते हुए भी ज्यादा साइज की चीज को रन कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो कहां से उधार मांग लेती है, स्पेस। तो वर्चुअल मेमोरी के केस में मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेस उधार मांगती है ये किससे है, हार्ड डिस्क से। जबकि बफर मेमोरी के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बफर मेमोरी जो स्पेस उधार मांगती है वो मांगती है रैम से, है ना। तो इस दो डिफरेंस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते। वेरी गुड अंकित, मयंक, टू गुड। when the text automatically goes into the next line, that is called। कह रहा है जब हम टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं। आओ जरा दर्शन करें। तो ये कह रहा है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और लिखते लिखते ये टेक्स्ट अगली लाइन में पहुंच जाता है अपने आप, तो ये अपनी अगली लाइन में पहुंच गया अपने आप। तो कह रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डज दिस मीन्स। टेक्स्ट रैप, पेज रैप, रैप वर्ड, वर्ड रैप, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, वर्ड रैप होगा। जब लिखते लिखते नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाता है कोई भी टेक्स्ट तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्ड रैप। ठीक, याद रखिएगा इसको, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। कह रहा है किस तरीके के पोर्ट में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साउंड कार्ड से कनेक्ट होता है। बस में, CPU में, USB में, MIDI में, या SCSI में। तो आपको उस पोर्ट का नाम बताना है जिस पोर्ट की मदद से म्यूजिक चलता है। तो कई बार आप गाने सुनते होंगे, है ना, तो गाने सुनने के लिए आप क्या करते हैं, किसी एक पोर्ट में केबल को अटैच करते हैं। तो वो बेसिकली जो पोर्ट है वो किस तरीके का पोर्ट होता है ये आपसे पूछा जा रहा है।
वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है यहाँ पर। रचना अंकित बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज MIDI। MIDI यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। MIDI की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? MIDI दैट स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस दैट इज कॉल्ड MIDI। तो म्यूजिक के लिए इस पोर्ट का यूज होता है। एक नीचे और एक चीज लिखी हुई थी SCSI, ये भी समझ लीजिए, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसका काम क्या होता है? यानी मॉनिटर को कनेक्ट करना। मॉनिटर और एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोसेसर को कनेक्ट करना, ये कह सकते हैं। या इसका यूज कई जगहों पर हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर हार्ड डिस्क के केस में साटा पाटा ना गिवन हो, है ना, हमने आपको बताया भी था प्रीवियस केस में, तो SCSI पोर्ट हो जाता है। या फिर मॉनिटर की बात की जा रही हो तो इस केस में भी आपका SCSI पोर्ट बन जाता है। क्लियर है? चलिए वापस से आते हैं, अगला देखिए। तो आंसर यहां पर क्या होगा? MIDI लिखा भी हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन अक्सर कैंडिडेट से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन दिया ही जाता है इसलिए ताकि गलत हो। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% गलत ही लगाता है कैंडिडेट। क्यों? अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर हो जाता इनियक। तो आंसर क्या हो जाता गाइस? इनियक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर यहां पर ऑटोमेटिक दे देंगे, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक, तो आंसर बदल जाएगा। इस केस में आंसर हो जाएगा ABC। क्या हो जाएगा? ABC। एटनेसॉफ बैरी कंप्यूटर, एटनेसॉफ बैरी कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड द फुल फॉर्म ऑफ ABC। समझ में आ गया? तो किस केस में ABC होगा, किस केस में इनियक होगा, ये क्लियर रखिएगा बिल्कुल। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। मार्क 1 क्या है? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मार्क 1 इज द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। Z3 गलत है, कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। मार्क 1 फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, इस चीज को याद रखिएगा। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, कोड से कुछ छेड़खानी करना क्या कहलाता है? यानी कोड को चेंज कर दें, है ना, ताकि हैकर अगर आए तो उसे कुछ मिले ही ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन, फायरवॉल, फिशिंग, स्पूलिंग, या ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड एज इनक्रिप्ट करना। फायरवॉल का यूज हम क्यों करते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। फिशिंग क्या है? फिशिंग का मतलब होता है क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का क्लोन बनाना। जैसे सपोज करिए कि मैं एक बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट बना दूं जैसे UPPCL की है, लेकिन वो UPPCL की होना, वो दिखे आपको UPPCL की वेबसाइट लेकिन होना। ऐसा हम क्यों करते हैं? किसी के यूजर नेम और पासवर्ड को लेने के लिए। जैसे फेसबुक, हमने फेसबुक जैसा ही इंटरफेस बना दिया और हमने किसी भी सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर दिया। जब आपने facebook.com ओपन किया तो फेसबुक ना खुल के हमारे द्वारा जो इंस्टॉल किया हुआ पेज था वो ओपन हुआ, और जैसे ही आपने यूजर नेम और पासवर्ड उसमें डाला वो आपका हैक हो गया। तो दिस टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ हैकिंग इज कॉल्ड एज फिशिंग अटैक। ठीक, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा एग्जाम में कि क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा। फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है धोखाधड़ी, तो धोखाधड़ी मिले या क्लोनिंग ऑफ अ वेबसाइट मिले, फिशिंग है। या फिर कभी भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये मिले
तो भी आंसर क्या होगा, फिशिंग होगा। इसका मतलब हमने आपको कितने पॉइंट्स बताए हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको। कहीं पर भी आपको डेबिट कार्ड मिले, क्रेडिट कार्ड मिले, इनकी हैकिंग, डेबिट कार्ड हैक, क्रेडिट कार्ड हैक, नेगेटिव सेंस में कहीं मिल रहा है, या फिर क्लोनिंग ऑफ अ वेबसाइट, क्लोनिंग ऑफ अ वेबसाइट, या आपको मिल रहा है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी धोखाधड़ी। इन सभी केसेस में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, दैट इज फिशिंग अटैक। कोई कंफ्यूजन, समझ में आया, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो इंक्रिप्शन समझ में आ गया, फायरवॉल समझ में आ गया, फिशिंग समझ में आ गया। स्पूलिंग हम आपको समझा चुके थे कि स्पूलिंग टर्म किससे रिलेट करता है, स्पूलिंग टर्म किससे रिलेट करता है, स्पूलिंग टर्म रिलेट करता है प्रिंटर से। और प्रिंटर को क्यू में लगाना, यानी जो हम प्रिंट दे रहे हैं उसको क्यू में लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्पूलिंग की, कि सबसे पहले कौन सा प्रिंट जाएगा, फिर कौन सा प्रिंट जाएगा। और स्पूलिंग से पहले ये जो टास्क था, ये टास्क था किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाया करता था, तो एक ऐसा टर्म बनाया गया जिसमें ओएस बिजी ना हो, वो बाकी काम को देखे। और इस काम को करने के लिए क्या बनाया गया गाइस, दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। कोई डाउट? अगला देखिए, सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ सेट ऑफ पीरियड, आफ्टर दैट यू हैव टू बाय इट टू कीप वर्किंग इज नोन एज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रायल पीरियड के लिए, और फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद, 15 दिन के ट्रायल पीरियड के बाद वो आपसे अमाउंट चार्ज करेगा। इस तरीके का सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आएगा, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, स्पाईवेयर, एनॉयवेयर या ओपन सोर्स? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड, शेयरवेयर। क्या होगा गाइस, बिल्कुल सही, अंकित का बिल्कुल सही जवाब आया है, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। यानी वो सॉफ्टवेयर जो स्टार्टिंग में फ्री होते हैं, बाद में पेड, उन्हें हम शेयरवेयर बोलते हैं, नंबर 1। फ्रीवेयर वो होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं लाइफ टाइम तक, जैसे व्हाट्सएप लाइफ टाइम फ्री है, फेसबुक एप्लीकेशन लाइफ टाइम आपकी फ्री है, एक्सेस करिए, इंस्टाग्राम अलग, ब्राउज़र के केस में मोजिला फायरफॉक्स फ्रीवेयर की कैटेगरी में आता है। वैसे तो सारे ही आते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, मोजिला को। वीएलसी मीडिया प्लेयर आपका फ्रीवेयर है ना, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देने होते। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई मतलब निगरानी, मॉनिटर। इस तरीके का टर्म अगर कहीं क्वेश्चन में मिले कि ये मॉनिटर कर रहा है, ये छुप के देख रहा है कंटेंट को, तो वो स्पाईवेयर है। जैसे की लॉगर, की लॉगर क्या होता है, एटीएम मशीन्स में जहां कीबोर्ड लगा होता है ना, वहां पर इसको लगा दिया जाता है और ये कीज के स्ट्रोक को निकाल लेता है, सेव कर लेता है, मॉनिटर कर लेता है, स्पाईवेयर है। पिगासस बहुत ही फेमस, पिगासस नाम तो सुना ही होगा है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है ये पिगासस। हमने आपको बताया भी था कि ये क्या है, ये भी आपका स्पाईवेयर है। पिगासस क्या करता है, ये किसी भी फ़ोन में एंटर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करता है फ़ोन के, और पूरी ट्रैक रिकॉर्ड को निकाल लेता है। तो एक तरीके से फ़ोन क्या हो जाता है, हाईजैक हो जाता है, पूरी तरीके से फ़ोन क्या हो जाता है, हैक हो जाता है ना। तो दिस इज वाया पिगासस। ये क्या है, ये भी आपका स्पाईवेयर है। एनॉयवेयर क्या होता है, एनॉयवेयर बेसिकली ये एक तरीके का पॉपअप होता है। पॉपअप मतलब जैसे कि बार बार आपको आके डिस्टर्ब करता है। आप लोग देखते होंगे कई बार वेबसाइट में, जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो एक कोई एनॉय के तरीके से बार बार बाय करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि बाय मी, क्लिक हेयर है ना, इस तरीके से एक ऑप्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एनॉयवेयर, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है कैंडिडेट को, एनॉयवेयर है। ओपन सोर्स आप जानते ही हैं, ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड
फ्रीली अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। नेक्स्ट देखिएगा, a type of a virus malicious code that looks for security loophole in a system and uses that to replicate itself known as। अब ये आंसर तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी मिस्टेक यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मैलवेयर पूछ रहा है, मैलिशियस कोड पूछ रहा है, रेप्लीकेट इटसेल्फ कह रहा है। इटसेल्फ का मतलब आत्मनिर्भर, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आत्मनिर्भर की बात होगी तो आंसर क्या होगा? वॉर्म होगा। तो लगा दीजिए फर्स्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। थ्रेट कुछ नहीं होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक घोड़ा है, ट्रोजन एक घोड़े का नाम है। ट्रॉय मूवी अगर आपने देखी हो तो आप को रिलेट कर पाएंगे इससे, है ना। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ये इट लुक्स यूजफुल बट एक्चुअली हार्मफुल। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि ये एक ऐसा मैलवेयर है जो दिखने में तो काफ़ी यूजफुल लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ये हार्मफुल है, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो आंसर क्या होगा? ट्रोजन होगा। फिशिंग हमने आपको समझा ही दिया क्या है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसम का मतलब होता है फिरौती। रैंसम का मतलब क्या होता है गाइस? फिरौती। तो जहां पर आपकी फाइल या फोल्डर को लॉक कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है और उसके बिहाफ में पैसे मांगे जाते हैं, इसे हम बोलते हैं रैंसमवेयर। जैसे वानाक्राई बहुत ही फेमस रैंसमवेयर हुआ है ना। वानाक्राई 2017 में लगभग अटैक किया था इसने मैक्सिमम सिस्टम्स में, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। राहुल गुड इवनिंग, लेट हो जाते हो क्या बात? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटी इज नोन एज। बताइएगा। अभी मैंने अब आपको बताया है तो ये गलत मत करिएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि वो सॉफ्टवेयर जो आप मॉनिटर करता है ऑनलाइन एक्टिविटीज को, इसे क्या बोलते हैं? मैलवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या वॉर्म? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइएगा। तो सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स, स्पाईवेयर है। स्पाई मतलब छुप के एक्टिविटीज को मॉनिटर करना ना, दैट इज कॉल्ड स्पाई। तो बिल्कुल की लॉगर हो गया, है ना, या फिर पिगासिस हो गया, ये सब आपके क्या है? स्पाईवेयर है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8-बिट कोड कॉल्ड EBCDIC। कह रहा है किस तरीके के कंप्यूटर में 8-बिट कोड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम EBCDIC बोलते हैं। तो EBCDIC मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये है आपका EBCDIC। और इसका इस्तेमाल किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। किसमें किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में किया जाता है। तो EBCDIC की फुल फॉर्म नीचे हमने दे भी दी है, दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर है? अब मिनी कंप्यूटर, माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ये भी जान लीजिए। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर के लिए यूज किए जाते हैं, यानी सर्वर की बात अगर कहीं पर भी की जाएगी तो ये आपका मिनी कंप्यूटर होगा। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। जो कंप्यूटर आपके पास में है, जो लैपटॉप हैं या हमारे पास में है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में। जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जिसमें डेटाबेस, हमने आपको बताया भी था पहले कि डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स IBM के द्वारा डेवलप किए गए हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आंसर आप बताइए मुझे। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप या सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या बोला जाता है? लैच, रजिस्टर, कैशे, रैम या रोम? बताइए बताइए।
तो बिल्कुल देखिए, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को ही रजिस्टर बोलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, रजिस्टर होगा। देखिए एक चीज को समझिएगा, यहां पर आइए जरा समझिए इस चीज को जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर में क्या होती है, बिट। बिट का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, 0 या 1, ऑन या ऑफ, है ना, यही होता है ना, या तो ऑन करेंगे या तो ऑफ करेंगे, बंद करेंगे या तो खोलेंगे। ये 0 और 1 कंप्यूटर में कहीं स्टोर होते होंगे, तो उस जगह का नाम बताइए जहां पर ये 0 1 कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। प्लेस वेयर 0 1 इज स्टोर्ड। इस 0 और 1 को स्टोर करने के लिए, यानी बिट को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी जगह है, तो आंसर होता है बिट को स्टोर, यानी 0 1 को स्टोर करने के लिए जो जगह है, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। अब क्या एक 0 एक 1 होंगे, नहीं सर, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होंगे कंप्यूटर में। जो बहुत सारे बिट्स को स्टोर कर रहा होगा, और इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हम क्या बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। और यही आपकी होती है क्या, फास्टेस्ट मेमोरी। समझ में आया या नहीं, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। बताओ मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है। मेमोरी डैश है और स्टोरेज डैश है। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हमेशा टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन स्टोरेज हमेशा परमानेंट होगी। वैसे मेमोरी आपकी टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकती है, लेकिन स्टोरेज सिर्फ परमानेंट होगी, है ना, ये अंतर होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, मेमोरी इज टेम्परेरी वेयर एज स्टोरेज इज परमानेंट। ग्रेट, नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या स्पाईवेयर। बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो आंसर से पहले, ताकि मुझे समझ में आए। क्योंकि होता क्या है कि लाइव सेशन और आपके चैट में कुछ नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस होता है ना, तो जब मेरी बात आप तक पहुंचती है तो वो कुछ सेकेंड्स के बाद में पहुंचती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि आप आंसर पहले वाले का बता रहे हैं कि इस वाले का बता रहे हैं। चलिए, हाँ, या तो आंसर लिख दिया करिए या क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर लिख दिया करिए, दैट साउंड्स ग्रेट। चलिए, एक आंसर आ रहा है फर्मवेयर और दूसरा आ रहा है, ये फायरवेयर क्यों बोल रहे हैं भाई, फायरवेयर तो कहीं है नहीं, राइटिंग मिस्टेक हुई होगी। बिल्कुल फर्मवेयर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि फर्मवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के अंदर ही चलता है, इंस्टॉल होता है, और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। तो कई तरीके से मैंने आपको फर्मवेयर समझाया था, और ये भी कहा था कि याद रखिएगा फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो कभी यहाँ पर हार्डवेयर सही जवाब नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज फर्मवेयर। और इसके एग्जाम्पल्स बता सकते हैं अगर आप लोग बता पाए तो। मैंने आपको फर्मवेयर के एग्जाम्पल्स भी बताए थे, फटाफट से मुझे फर्मवेयर के एग्जाम्पल्स बताइएगा। वेरी गुड, फर्मवेयर के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एक तो रिमोट और दूसरा क्या बताया था हमने, ट्रैफिक सिग्नल। यस, नेक्स्ट देखिएगा, बाकी एडवेयर क्या होता है, जो ऐड आते हैं वेबसाइट में वो एडवेयर है।
स्पाईवेयर डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स पर सेकेंड। कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश होती है। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि डायनेमिक रैम ही ऐसी मेमोरी है जो बार बार क्या होती है, रिफ्रेश होती है, डी रैम। और यही वो रैम है जो हमारे लैपटॉप में या आपके लैपटॉप्स में या गैजेट में होती है। तो आंसर क्या होगा, डायनेमिक रैम करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है उसका नाम बताइए, उसका किसका, ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का, जिसका इस्तेमाल डायनेमिक वेब पेजेस को जनरेट करने के लिए करते हैं। डायनेमिक वेब पेजेस से मतलब क्या है, देखिए वेब पेजेस आपके दो तरीके के होते हैं, या वेबसाइट आपकी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। स्टैटिक का मतलब, अगर आपको सपोज करिए अपनी एक वेबसाइट बनानी है, तो क्या वो स्टैटिक होगी या डायनेमिक होगी, तो आप कह सकते हैं सर दोनों हो सकती हैं। अगर आप उसमें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करते हैं तो वो स्टैटिक होगी। अगर वो सर्वर के साथ में लिंक है और इंफॉर्मेशन को बदल रही है तो वो क्या होगी, डायनेमिक होगी। सिंपल सी बात है। अगर जैसे आप लोग देखते हैं जब मैच आता है तो जो स्कोर वहां पर आते हैं वो लाइव अपडेट होते हैं। स्कोर रिफ्रेश आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, वो लाइव आपको दिखते हैं वहां पर अपडेट होते हुए। तो ये क्या है, डायनेमिक है। जो काम सर्वर से डायरेक्टली लिंक हो, है ना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। तो यहाँ पर डायनेमिक वेब पेजेस को किसके थ्रू बना सकते हैं, पीएचपी, एक्सएमएल, वीबी स्क्रिप्ट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आंसर है डायनेमिक के लिए हम लोग पीएचपी का यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर द डायनेमिक वेब पेजेस। बाकी एक्सएमएल के थ्रू स्टैटिक, वीबी स्क्रिप्ट स्टैटिक, है ना, जबकि पीएचपी क्या है, डायनेमिक है। और पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बनाया किसने, रेस्मस लेरडॉर्फ, रेस्मस लेरडॉर्फ। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अ कोड दैट रिप्रेजेंट इंग्लिश कैरेक्टर एज अ नंबर्स एंड रेंजिंग फ्रॉम 0 to 127। कह रहा है आपको उस कोड का नाम बताना है जो इंग्लिश कैरेक्टर्स में होता है और नंबर्स, इंग्लिश कैरेक्टर को जो नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए की एक वैल्यू है, बी की एक वैल्यू है, सी की एक वैल्यू है, जितने भी सिंबल हैं उनकी एक वैल्यू है यानी नंबर है, और 0 से 1 to 7 तक उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका होगा आस्काई कोड। क्या होता है गाइस, दिस इज कॉल्ड आस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्काई वैल्यू होती है हर एक चीज की। वीबी स्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं, एक क्वेश्चन आया है। देखिए वीबी स्क्रिप्ट आपकी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ज्यादातर वीबी स्क्रिप्ट का यूज हम लोग करते हैं स्टैटिक चीज को बनाने के लिए। जैसे सपोज करिए आपको एक फॉर्म डिजाइन करना है ना, तो वो वीबी स्क्रिप्ट पे आपने कर लिया। कोई एक एनिमेशन टाइप का आपको देना है वेबसाइट पर, तो वो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट पर दे दिया। बेसिकली जो आपकी विजुअल बेसिक है वो बेसिक लैंग्वेज से ली गई है। और बेसिक लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते थे, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहां से टर्म आया है आपका किसका, विजुअल बेसिक का। वेरी गुड, समझ में आ गया। यहां पर आस्काई या आस्की भी इसको बोलते हैं, आस्काई वैल्यू भी बोल सकते हैं और आस्की वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो जैसे आप अपना नाम अगर लिखते हैं कंप्यूटर पे, है ना, वॉट एवर योर नेम इज, अगर आप टाइप करते हैं तो आपके नाम को कंप्यूटर क्या करेगा, हर एक करेक्टर की एक आस्काई वैल्यू होती है, 0 के फॉर्म में यानी 1 2 3 4 के फॉर्म में, इसमें वो इसको कन्वर्ट कर देता है। तब कंप्यूटर को वो समझाता है आपका नाम, जिसकी मदद से आपका नाम डिस्प्ले होता है कंप्यूटर पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन ईमेल फीचर विच इज यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल to one or many other people at the same time that you are sending it to the main recipient is called। देखिए क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन के आने की चांसेस ज्यादा होती हैं, है ना। कई आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो बड़े बड़े हैं। बड़े क्वेश्चन आसान होते हैं या मुश्किल होते हैं करने में, बताइएगा। बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब एक्सप्लेन ज्यादा किया हुआ होगा,
तो इसका मतलब आसान होगा, है ना। कैंडिडेट छोड़ आते हैं बड़े क्वेश्चंस को ये समझ के कि इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, तो उसका आंसर करना भी क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा, उसमें गलती की चांसेस भी क्या होंगी, कम होंगी। तो क्या रहे, ईमेल का वो फीचर है विच इज़ यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल, जिसके थ्रू आप एक मेल कई सारे लोगों को भेज सकते हैं, है ना, कॉपी इसकी जनरेट कर सकते हैं टू वन और मैनी अदर पीपल एट द सेम टाइम, एक समय पर कई सारे पर्सन्स को मेल भेज सकते हैं। दैट यू आर सेंडिंग इट टू मेन रेसिपिएंट इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, दैट इज कार्बन कॉपी इज द करेक्ट आंसर। सीसी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अंकित, राहुल, बिल्कुल सही आप लोग ने आंसर दिया है। सीसी और बीसीसी में अंतर क्या है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सपोज करिए आपको एक मेल 100 कैंडिडेट्स को भेजना है या 100 फ्रेंड्स को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, बाकी सभी की ईमेल आईडी को सीसी में लिखेंगे और भेज देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि किसी का मेल किसी को दिखे नहीं, जैसे अगर आप सीसी में रख के किसी को मेल करते हैं, तो सामने वाला ये देख पाएगा कि आपने वो मेल किस किस को भेजा है, किस किस ईमेल आईडी पर भेजा है। लेकिन आप नहीं चाहते कि सामने वाला ये देख पाए कि मेल किस किस ईमेल आईडी पर भेजा गया है, लेकिन काम वही हो, तो इस केस में बीसीसी का यूज करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करते हैं, जहां पर ईमेल हाइड हो जाता है और रिसीवर को लगता है कि सिर्फ उसी के पास मेल आया है ना। तो ये बीसीसी का फैक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, मेल फ्रॉम अनवांटेड सेंडर कैन बी ब्लॉक्ड बाय, मेल फ्रॉम अनवांटेड सेंडर, आपने कई बार देखा होगा कि आपको मेल ऐसी जगह से भी रिसीव होते हैं जिनको आपने कभी मेल आईडी दी ही नहीं, है ना। ये चीज नोटिस करी होगी, कहीं से भी आपको कोई भी मेल चलता हुआ चला आता है, फिर आप कहते हैं अरे ये मेल मेरे पास में कैसे आया। तो अनवांटेड सेंडर्स आपको कई बार स्पैम भेजते हैं, मेल भेजते हैं, फ्रॉड तरीके के लिंक भेजते हैं, तो इसको कैसे रोकेंगे। पहला क्या रहे, ईमेल देम एंड आस्किंग टू रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, उनको मेल करके कहो भाई ना भेजो हमें। दूसरा है यूजिंग मेल फिल्टर्स का यूज करें, क्लिकिंग दी अनसब्सक्राइब लिंक, अनसब्सक्राइब कर दें उनको, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन तो होता नहीं है, उनसे आप बोल भी नहीं सकते, तो बेटर ये है कि आप खुद फिल्टर लगा लें अपने में। तो यूजिंग द मेल फिल्टर इज द बेस्ट ऑप्शन, सेकंड इज द वैलिड वन, राइट। नेक्स्ट देखिए, एटीएम मशीन्स रन ऑन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, एटीएम मशीन किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आता है, पहला एटीएम मशीन के साथ में और दूसरा आता है ये डिजिटल वॉचेस के साथ। या तो डिजिटल वॉच दिया होगा या एटीएम दिया होगा या दोनों दिए होंगे। इस केस में आपका आंसर होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। एम्बेडेड का मतलब जो स्पेसिफिकली एक ही टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं डेडिकेटेड मैनर में, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एटीएम में जो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका काम सिर्फ क्या होता है, एटीएम मशीन की वर्किंग को संभालना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और पर रन नहीं हो सकता, तो एक तरीके से डेडिकेटेड उसी मैनर पर उसको बनाया जाता है, तो दैट इज एम्बेडेड। सेम एज विद द डिजिटल वॉच, है ना, सेम वही काम किस पे होता है, डिजिटल वॉच में भी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। तो हमने आपको बताया है कि मैक एड्रेस के केस में मैक एड्रेस जहां पर मेंशन होता है वो जगह होती है आपकी एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैन कार्ड, ईथरनेट कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, द क्रिएशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स विद अ फॉर सोर्स आईपी एड्रेस विद द पर्पस ऑफ कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर और इम्पर्सोनेटिंग अनदर कंप्यूटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। फार्मिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग, फिशिंग या ट्रोजन हॉर्स, क्या होगा इसका सही जवाब।
ग्रेट। तो हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि अगर कभी भी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो या डीएनएस का इस्तेमाल हो नेगेटिव सेंस में, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? स्पूफिंग आएगा। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा गाइस? सेकंड, यानी स्पूफिंग इज द करेक्ट आंसर। आईपी एड्रेस को हाइड करने की बात चल रही हो, आईपी एड्रेस को डी रूट करने की बात चल रही हो, आईपी एड्रेस को मास्क करने की बात चल रही हो, और यहां पर देखिए यही बातें चल रही हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल विद अ फोर सोर्स आईपी एड्रेस, यानी फ्रॉजरी की जा रही है, धोखा दिया जा रहा है विद द पर्पज ऑफ कंसीलिंग द आइडेंटिटी। कंसील मतलब छुपाना, आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की जा रही है ऑफ द सेंडर और इम्पर्सोनेटिंग अनदर कंप्यूटिंग सिस्टम, और किसी दूसरे सिस्टम को शो किया जा रहा है कि एक्चुअल में जो फ्रॉड हो रहा है वो इससे ना होकर इससे हो रहा है ना। तो इस केस में आंसर क्या होगा? स्पूफिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो स्निफिंग आप जानते हैं, स्निफर्स क्या होते हैं? स्निफर डॉग हमने बताया था आपको कि जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं, है ना, दैट आर कॉल्ड एज स्निफिंग टेक्निक। फिशिंग हो गया है, ट्रोजन हो गया है, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इथिकल हैकर्स हु यूज देयर स्किल टू सिक्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए हैकर आपके बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट, एक होता है वाइट हैट, और तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर। कौन कौन से होते हैं? ब्लैक, वाइट और ग्रे। तीनों में क्या डिफरेंस है? ब्लैक हैट वो हैकर होते हैं जो बैड बॉयज होते हैं, वाइट हैट वो होते हैं जो गुड बॉयज होते हैं, और ग्रे हैट वो होते हैं जो बैड और गुड का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब ब्लैक हैट मतलब बैड बॉयज, मतलब वो जो गलत इंटेंशन के साथ में काम करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो ब्लैक हैट होते हैं। वाइट हैट का मतलब क्या है? जो काफ़ी शरीफ होते हैं, जिनको गवर्नमेंट हायर करती है काम करने के लिए, ऐसे हैकर्स आपके वाइट हैट होते हैं, जिनको कुछ सैलरी दी जाती है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है और ऑर्गेनाइजेशन उनको कुछ सैलरी देती है हैक करने के लिए या प्रोटेक्शन करने के लिए। ग्रे हैट होते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, जिनको कोई अथॉरिटी नहीं होती है, जिनको कोई बोलता नहीं है कि आपको ये काम करना है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती। तो ऐसे हैकर्स को, जो कि जिनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, जो अपने मन से हैकिंग करते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन वो किसी को हार्म नहीं करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो ऐसे होते हैं आपके ग्रे हैट हैकर। तो यहाँ क्या रहता है? इथिकल हैकर्स। इथिकल मतलब पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? व्हाइट हैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। तो बिल्कुल आंसर आ चुका है व्हाइट हैट आप लोग की तरफ से, मयंक, अंकित, रचना, वेरी गुड। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। इसी तरीके से हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और फिर चैप्टर वाइज की तरफ भी मूव करेंगे। आपको वीडियोस दे देंगे जो चैप्टर वाइज वीडियोस होंगी, है ना, फिर बहुत ही बेहतर तरीके से आप उनको देखेंगे, फिर उनसे हम टेस्ट लिया करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। तो हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है कि आउट ऑफ 50 हमें कम से कम 45 मार्क्स तो लेकर आने ही हैं, है ना। 50 में 50 भी आ सकते हैं, लेकिन 45 से कम तो हम नहीं लाएंगे, ये तो गारंटी, राइट। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।